लैंड स्कैम केस में रॉबर्ट वाड्रा से आज तीसरे दिन भी हो रही ईडी की पूछताछ। अब तक ईडी करीब 11 घंटे कर चुकी है सवाल जवाब। चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के खिलाफ हरियाणा कांग्रेस का हल्ला बोल। आज दोपहर 12 बजे ईडी दफ्तर के बाहर होगा कांग्रेस का प्रदर्शन। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई नेता प्रदर्शन में होंगे शामिल। मंत्री का फोन नहीं उठाने पर अधिकारी पर गिरी गाज। जींद में बिजली बोर्ड का एससी सस्पेंड। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का फोन नहीं उठाने पर अनिल विज ने की कार्रवाई। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को वकील ने भेजा 1 करोड़ का मानहानि का नोटिस। मंत्री पर मीटिंग में लगाया अपमान करने का इल्जाम। करनाल के नीलोखेड़ी में बैंक कैशियर ने ग्राहक पर कैंची से किया हमला। पैसा जमा कराने को लेकर दोनों में हुई थी कहासुनी। आरोपी कैशियर को बैंक प्रबंधक ने किया सस्पेंड। झज्जर में थानेदार ने अपने घर में फांसी लगाकर की खुदकुशी। मृतक की पत्नी ने महिला सब इंस्पेक्टर पर लगाए इल्जाम। कार्रवाई की मांग। नमस्कार, मैं हूं सरबजोत कौर। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे रॉबर्ट वाड्रा की, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा से आज तीसरे दिन भी ईडी की तरफ से पूछताछ की जा रही है। आज भी वाड्रा से ईडी सवाल जवाब कर रही है। गुरुग्राम लैंड स्कैम केस में ये पूरी पूछताछ ईडी की तरफ से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से की जा रही है। वाड्रा के साथ प्रियंका गांधी भी ईडी दफ्तर पहुंचे हुए ने। कल वाड्रा से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की गई थी। मंगलवार को ईडी ने करीब 6 घंटे सवाल जवाब रॉबर्ट वाड्रा से किए थे। अब तक वाड्रा से 11 घंटे टोटल पूछताछ की जा चुकी है। तो रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ का आज तीसरा दिन है। आज भी रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की तरफ से सवाल जवाब किए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी 2 दिन ऑलरेडी मैराथन पूछताछ ईडी की तरफ से रॉबर्ट वाड्रा से की जा चुकी है। रॉबर्ट वाड्रा के साथ प्रियंका गांधी भी ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। बीते कल भी प्रियंका गांधी वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंचे थे। जो ईडी के दफ्तर में वेटिंग हॉल है, वहीं पे इंतजार रॉबर्ट वाड्रा का उनकी तरफ से किया जा रहा था। मेरे साथ मेरे सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन पे जुड़े हुए। शंकर, आज तीसरे दिन भी इस पूरे मामले में ईडी की तरफ से सवाल जवाब किए जाएंगे? निश्चित तौर पर देखिए, पूछताछ की जो आज लगातार ये तीसरी कार्रवाई है, और जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा से गुरुग्राम स्थित जो जमीन घोटाला का मामला था, उसमें जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के मामला सामने आया था, उसी मामले में आज लगातार तीसरे दिन पूछताछ की जाएगी। पिछले 2 दिनों की अगर बात करें तो ये 2 दिनों के में पूछताछ के दौरान में बहुत ज्यादा सवालों का जवाब और सही तरीके से उन सवालों का जवाब नहीं मिल पाया। इसीलिए ईडी ने आज तीसरे दिन आज पूछताछ के लिए बुलाया है। तो इस तरह से देखना लाजमी होगा कि आज किस तरह से रॉबर्ट वाड्रा उन तमाम सवालों का जवाब देंगे या नहीं देंगे। जांच एजेंसी को पूछताछ की प्रक्रिया के दौरान में कोऑपरेट करेंगे या नहीं करेंगे, वो देखना निश्चित तौर पे लाजमी होगा। लेकिन जिस तरह से ये मामला अगर कहेंगे, ये मामला हालांकि है तो बहुत सारे, ये मामला है साल 2008 का, लेकिन इस मामले में साल 2018 में केस रजिस्टर किया गया था, और उसके बाद साल 2018 में ईडी के द्वारा जब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस कार्रवाई की गई थी, और उस वक्त में 2019 में भी इस मामले में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, और उसके बाद पिछले कुछ महीनों और सालों के दौरान में कई अन्य आरोपियों का इस मामले पर पूछताछ की गई, और उसी के बाद जो तमाम सबूत इकट्ठा किए गए, उसी के आधार पर आगे उसको वेरीफाई करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ का समन भेजा गया था। और आज लगातार तीसरे दिन आज रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की जा रही है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आज देर शाम तक ये पूछताछ जब चलेगी तो कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के जांच एजेंसी के सामने आ सकता है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर हमें पूरी जानकारी देने के लिए। तो रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। वहीं ईडी आज तीसरे दिन भी लगातार इस पूरे मामले में सवाल जवाब रॉबर्ट वाड्रा से करेगी। दिन बुलाएंगे, मैं सारे सवाल जितने भी सवाल थे उसके जवाब दे दिए हैं। यही चीज बात हो चुकी है पहले 2019 में, सारी यही सवाल पहले दे चुके हैं, और कोई नई बात नहीं है। सर, आपने 23,000 पन्नों का जवाब दिया, अब क्या ईडी को अब क्या चाहिए? ये जो सरकार है उनका प्रचार करने का तरीका है, मिसयूज करने का तरीका है, दुरुपयोग हो रहा है।
हम झेलने की क्षमता हमें है, हम झेलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे देर हो रही है और मैं बिल्कुल समय पे पहुंचना चाहता हूं, एक मौका नहीं देना उनको। थैंक यू। अब बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस की, क्योंकि केंद्र सरकार के खिलाफ हरियाणा कांग्रेस आज हल्ला बोलने जा रही है। आज दोपहर को 12 बजे चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जाना है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में ये धरना दिया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। कांग्रेस सांसदों और विधायकों का ईडी दफ्तर के बाहर ये धरना दिया जाएगा। किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई ईडी की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई थी नेशनल हेराल्ड केस में, उसको लेकर बीते कल भी देश भर में कांग्रेस ने ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन किया था। पंजाब कांग्रेस की तरफ से जो चंडीगढ़ में ईडी दफ्तर है सेक्टर 9 में, उसके बाहर प्रदर्शन किया गया था। तो आज हरियाणा कांग्रेस ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेगी। क्या है पूरा मामला, ये भी हम आपको समझाते हैं। 1938 में कांग्रेस ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड बनाई थी। इसी कंपनी के जरिए नेशनल हेराल्ड अखबार निकलता था। कंपनी पर 90 करोड़ रुपए का कर्जा था। इसी कर्ज को खत्म करने के लिए एक और कंपनी बनाई गई थी। नई कंपनी का नाम यंग इंडिया लिमिटेड रखा गया था। नई कंपनी में राहुल और सोनिया की 38% की हिस्सेदारी थी। यंग इंडिया को एजीएल के 9 करोड़ शेयर दिए गए थे। यंग इंडिया पर एजीएल की देनदारी चुकाने की जिम्मेवारी डाली गई थी। शेयर ज्यादा होने की वजह से कंपनी का मालिकाना हक यंग इंडिया को दिया गया था। कांग्रेस ने जो 90 करोड़ का लोन लिया था, उसके बाद से उसको माफ कर दिया गया था। 24% शेयर मोतीलाल ऑस्कर फर्नांडिस के हिस्से में गया था। नेशनल हेराल्ड मामला 2012 में फिर सामने आया था। तो गलत तरीके से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के अधिग्रहण का आरोप लगाया गया था। यंग इंडिया लिमिटेड के जरिए एजीएल के अधिग्रहण का आरोप लगाया गया। बीजेपी नेता ने ये पूरा आरोप लगाया था। मेरे साथ मेरे से होगी अंकित धुदानी, लाइव जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। अंकित, आज हरियाणा कांग्रेस का हल्ला बोल, पुलिस कितनी चौकस? अंकित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो केंद्र सरकार के खिलाफ हरियाणा कांग्रेस की तरफ से हल्ला बोला जा रहा है। आज दोपहर को 12 बजे चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में ही यह धरना दिया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान भी इस पूरे प्रदर्शन में शामिल होंगे। कांग्रेस सांसदों और विधायकों का ईडी दफ्तर के बाहर ये पूरा धरना जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि किस तरीके की कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है। ईडी की तरफ से बीते एक दिन पहले चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें सोनिया गांधी का नाम, राहुल गांधी का नाम भी शामिल है, जिसको लेके बीते कल भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑल ओवर द इंडिया ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किए गए थे। आगे बढ़ेंगे, रुक लेंगे अगली खबर का। मंत्री का फोन नहीं उठाने पर अधिकारी पर गाज गिरी है। बता दें कि चीन में बिजली बोर्ड के एसई को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल मंत्री महिपाल ढांडा का अधिकारी ने फोन नहीं उठाया था, तो फोन नहीं उठाने पर अधिकारी पर यह कार्रवाई की गई है। बिजली मंत्री अनिल विज ने एसई को सस्पेंड कर दिया है। एसई की पहले भी इस तरह की शिकायतें मंत्री के सामने आ रही थी। इसके बाद ढांडा ने बिजली मंत्री अनिल विज को इस बारे में शिकायत दी। अनिल विज ने शिकायत मिलते ही एससी हरिदत्त को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। मंत्री का फोन नहीं उठाने पर अधिकारी पर गाज गिरी है। चीन में बिजली बोर्ड के एसई को सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल अधिकारी ने मंत्री महिपाल ढांडा का फोन नहीं उठाया था। फोन नहीं उठाने पर अधिकारी पे ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बिजली मंत्री अनिल विज ने एसई को सस्पेंड कर दिया।
मेरे सहयोगी अंकित धुतानी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, माफ करना लाइव जुड़े हुए हैं। मंत्री का फोन नहीं उठाने पर अंकित, ये बड़ी कार्रवाई अधिकारी पर हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अनिल विज को कहा था मंत्री ने, महिपाल डांडा ने, और एससी जो हैं उन्होंने फोन नहीं उठाया था उनका, तो उसको लेकर के शिकायत की थी। तो कहीं ना कहीं अब उसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो एक बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं कि की गई है। पहले भी अफसरशाही को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं कि अफसरशाही सुनती नहीं है नेताओं की, मंत्रियों के फोन नहीं उठाते हैं। लेकिन अनिल विज जब जिस विभाग के मंत्री हैं और उनको अगर कोई शिकायत करता है तो फिर तुरंत कार्रवाई कहीं होनी निश्चित होती है कहीं ना कहीं, तो और वही होती हुई नजर आई है। तो अब जो है एससी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित हमें पूरी जानकारी देने के लिए। तो मंत्री का फोन नहीं अधिकारी की तरफ से उठाया गया, जिस करके ये पूरा एक्शन अधिकारी पर अब लिया गया है मंत्री की तरफ से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कांग्रेस पर बड़ा हमला उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा है कि नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस पर बरसे हैं मोहनलाल बडौली। उन्होंने कहा है कि 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पना चाहते हैं कांग्रेस। जांच एजेंसियों पर बेवजह सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। बडौली ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों को सिरे से नकारा है और कहा है कि ईडी की कार्रवाई से जो कांग्रेस पार्टी है वो बौखला गई। कंपनी बनाई जिसका मकसद कारोबार करना नहीं था, बल्कि वो इस कंपनी के जरिए एजेएल को खरीदकर उसकी 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को अपने नाम पर कराना चाहते थे। वर्ष 2011 में इसलिए कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडिया लिमिटेड बनाकर हजारों करोड़ की राष्ट्रीय संपत्ति हड़प की। ये है इसकी सच्चाई। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा में हड़ताल करने वाले कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। हड़ताली कच्चे कर्मचारियों की नौकरी को अब खतरा नहीं होगा। निगमों में कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा बरकरार रहेगी। पिछले साल 20 जुलाई से 3 अगस्त तक हड़ताल में शामिल हुए थे कच्चे कर्मचारी। तो कई विभागों, बोर्ड और निगमों के कर्मचारियों की तरफ से हड़ताल की गई थी। हरियाणा मानव संसाधन विभाग ने इसको लेकर निर्देश जारी किए थे। हड़ताल की अवधि के दौरान कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने 20 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक हड़ताल में भाग लेने वाले राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा बरकरार रखने का निर्णय लिया है। पंचकुला के 2017 हिंसा मामले में 19 आरोपी बरी किए गए हैं। 25 अगस्त 2017 हिंसा मामले में 19 आरोपियों को कोर्ट ने बरी किया है। तो पंचकुला कोर्ट ने सबूतों की कमी के कारण इन मुलजमों को बरी किया है। पेश हुए गवाहों ने आरोपियों की पहचान नहीं की। मामले की सुनवाई के दौरान 27 गवाह पेश हुए थे। 27 गवाहों में से किसी ने भी आरोपियों की पहचान नहीं की। डेरा प्रमुख राम रहीम को 2017 में सजा सुनाए जाने के बाद ये हिंसा भड़की थी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हिसार की। एयरफोर्स के जवान सचिन रोहिल असम में शहीद हो गए हैं। सिविलियन को बचाने के समय उनको शहादत प्राप्त हुई है। असम के तेजपुर एयर विंग में तैनात थे सचिन। पार्थिव शरीर को भिवानी रोहिला लाया जाएगा। सैन्य सम्मान के साथ सचिन का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो एयरफोर्स के जवान सचिन रोहिल असम में शहीद हो गए हैं। सिविलियन को बचाते समय उनको ये शहादत प्राप्त हुई। असम के तेजपुर एयर विंग में तैनात थे सचिन। अब पार्थिव शरीर को भिवानी रोहिला लाया जाएगा और पूरे ही सम्मानों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब बात करेंगे कृषि मंत्री को जिनको की लीगल नोटिस वकील की तरफ से भेजा गया। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को ये लीगल नोटिस भेजा है। एक वकील ने ये नोटिस भेजा है। 1 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा गया है। मंत्री के खिलाफ वकील संजीव कोर्ट जाएंगे। वकील ने मंत्री पर अपमानित करने का आरोप इल्जाम लगाया है।
जिला कष्ट निवारण समिति की मीटिंग के दौरान हुई बहस थी। इस बात का जिक्र वकील की तरफ से किया गया। मंत्री पर वकील को मीटिंग से बाहर निकलवाने का आरोप इल्जाम लगाया गया है। मानहानि के नोटिस पर कृषि मंत्री ने जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा है कि अपमान के आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि जिसकी समझ में जो आएगा वो ही करेगा। दरअसल चरखी दादरी में मंगलवार को जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक थी, जिसमें कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मौजूद थे। ओवरलोडिंग का मामला लेकर वकील संजीव तक्षक भी वहां पहुंचे। उस बैठक में वकील ने ओवरलोडिंग और अवैध खनन को लेकर शिकायत की। इसके बाद दोनों में बहस हो गई और मंत्री जी ने वकील को बाहर निकलवाने का आदेश दिया। अन्य व्यक्तियों द्वारा कुछ लोगों का व्यक्तिगत ऐसे लिए काला सोना है सर, लेकिन ये तो तरीका है। पीछे भी एक दो बार ना कुछ लोगों का व्यक्तिगत जी, कुछ लोगों का व्यक्तिगत ऐसे लिए काला सोना है सर। कुछ लोगों का हमें जानकारी नहीं है। कौन प्रकार से गलती चिट्ठी लिख रहे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही सर। आपका क्वेश्चन जो है हम वो सुन रहे हैं। या तो आपकी समझ से बाहर सर, आप करना नहीं चाहते, या बस की बात नहीं है। बाकी वो कंपनी तो क्या इलाज है। आप जो आप की ना गरिमा चार गांव की जो अपना अवैध है ना कब्जे की शिकायत 20% बिना फाइल के शिकायत जिसको ये क्या तरीका है आपका सर। एसपी साहब एक रिक्वेस्ट है, देखो अपना गरिमा में हूँ, आराम से बात हो रही है, चलो कह देंगे तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन ये तो तरीका है ना, पीछे भी एक दो बार ना चला तो जाएंगे और यहाँ क्या करेंगे। इसीलिए चला जाऊंगा। देखिए आपने बदतमीजी की है, आपको मालूम है, आपको शांति से बोलने का मौका दिया गया था। आप कृपया यहाँ से चले गए। ठीक है, लेकिन मैं कंप्लेंट करके निकल रहा हूँ, ये तरीका गलत है। बाहर कीजिए, बाहर कीजिए। ये क्या तरीका है सर? आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे करनाल की नीलोखेड़ी में बैंक कैशियर का ग्राहक पर हमला सामने आया है। कैशियर ने कैंची से ग्राहक पर धावा बोला, हमला किया। बैंक में पैसे जमा करवाने गया था दुकानदार। कैशियर के हमले में दुकानदार गंभीर जख्मी हुआ है। पुलिस ने मौके से खून लगी कैंची भी बरामद की है। हमले के बाद कैशियर मौके से फरार हो गया। कैशियर को बैंक प्रबंधक ने सस्पेंड कर दिया है। मामला बुधवार शाम का है। एक दुकानदार बैंक में कैश जमा करवाने के लिए आया हुआ था। कैश काउंटर पर उसने पैसे देकर कैशियर को जमा कराने के लिए कहा। कैशियर ने जब अनसुना किया तो उसने दूसरी बार फिर से रुपए जमा कराने को कहा। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। इतने में ही आपा खोते हुए कैशियर ने कैंची से ग्राहक पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद आरोपी कैशियर मौके से फरार हो गया। वहीं पीड़ित दुकानदार पर कैंची से वार के बाद जख्मी हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल दुकानदार ठीक है, उसके हाथ पर चोट आई। करीब शाम को 5 बजे कोई इस तरह की घटना हो गई है। कोई कैंची है वो कैशियर ने किसी ग्राहक को मार दी है। उस सूचना पर कल शाम को आए थे, तो सारा वाकया देख के FIR लॉन्च कर दी गई है और कार्रवाई चल रही, तफ्तीश जारी है। CCTV पे भी दिख रहा है साहब की कैंची मारी है सर। CCTV मैनेजर साहब से कब्जे में ले ली है और कैंची भी बरामद कर ली है। कैंची और पैसे जो जमा कराने आए थे ग्राहक, उससे यहाँ से बैंक से बरामद कर लिए हैं और जल्द ही इसको गिरफ्तार कर। घायल का बयान ले लिया? घायल का बयान ले लिया जी। FIR पे FIR हो चुकी है सर, कल ही। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कैथल की। कैथल के बरौट में डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया। एक शख्स ने अपनी ही पत्नी और बेटे की हत्या कर दी। 8 महीने के बेटे को भी उसने मार दिया। पारिवारिक कलह में पत्नी और बेटे को मौत के घाट उतारा गया। युवक अजय ने अपनी 32 साल की पत्नी सुदेश के सिर पर ईंट मारी, जिसमें उसकी मौत हो गई। वहीं 8 महीने के बेटे को पटक कर उसका गला दबा दिया गया, उसकी भी मौत हो गई।
हत्या का कारण पारिवारिक कलह को बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। कोर्ट में एक बेगम का मर्डर हुआ है और ये भी सूचना थी कि उनके जो हस्बैंड है उनके द्वारा ये किया गया है। तो सूचना पर हमारे जो वहाँ मौका पर पहुँचे और उनकी बॉडी हॉस्पिटल में आ गई है और अभी उनके परिवार वाले कोई नहीं यहाँ पे पहुँचे हैं। वैसे ही वो आते हैं उनकी स्टेटमेंट लिखते उसके अकॉर्डिंग करते। इसका बात को पता नहीं है जी, मैं तो बाहर बाड़े में रहूँ जी। अच्छा, बोले बहू का चोट मार दी हम तो इतना गए इतना अपना। क्या नाम था उसका जिसने चोट मारी? इसका महिला का इसका हुआ था जी सुदेश। कितनी उम्र है कुछ लगभग? जी इसकी 20-21 साल की। अच्छा, और पति का नाम वगैरह? उसका अजय जी। अजय। हाँ, तो बच्चे को भी जैसे गला दबाया कुछ ऐसे सामने आया? उन्होंने पटक के मारे का बच्चा का बच्चे को। उसकी माँ सीधी बोली सी। वो कहाँ अजय कहाँ? पता नहीं जी, मैं तो इसके लिए आ गया था जी। तो कुछ पता लगा हुआ पहले भी कोई झगड़ा वगैरह कुछ ऐसा हो? कोई ड्रिंक वगैरह करता है? ना जी, कुछ नहीं करता। और अब बात करेंगे झज्जर की। थानेदार ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मानेसर साइबर थाने में तैनात था थानेदार श्री भगवान। मृतक ने 3 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा है। मृतक की पत्नी ने महिला सब इंस्पेक्टर पर गंभीर इल्जाम एलिगेशंस लगाए हैं। महिला सब इंस्पेक्टर पर परेशान करने का आरोप लगाया है। मृतक की पत्नी ने पुलिस में इस दौरान शिकायत दर्ज करवाई है। मृतक की पत्नी सपना के मुताबिक ड्यूटी से घर लौटने के बाद अक्सर फोन आने पर उसका पति बाहर चला जाता था और वापस लौटने पर घबराया हुआ लगता था। उसने परेशान करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अकेला था और दोपहर में इसने अपने मकान में सुसाइड कर लिया। तो आज इसका पोस्टमार्टम कराया है और इसका एक सुसाइड नोट जो है तो सुसाइड नोट में क्या लिखा हुआ है कुछ बताएंगे? हाँ, इसमें सुसाइड नोट के अंदर आरोप लगाए हैं। उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन में जांच किसी एसआई लेडी का नाम आ रहा है। अब बात भिवानी की। भिवानी में जमीन के लिए खूनी झड़प सामने आई है। 800 गज के प्लॉट के लिए 2 गुट आपस में ही भिड़ गए। दोनों तरफ से लाठी डंडे और तेजधार हथियार चलाए गए। खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 व्यक्ति गंभीर जख्मी हुए हैं। 30 साल के राकेश की मौत हो चुकी है। राकेश की मां और ताऊ गंभीर जख्मी है। मृतक के चचेरे भाई दीपक के मुताबिक उनके गांव हालूवास में पैमाइश दौरान लोगों ने राकेश पर लाठी डंडों व तेजधार हथियारों से हमला बोल दिया, जिसमें राकेश की मौत हो गई। वहीं उसकी मां और ताऊ को गंभीर चोट लगी है। पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही। में जो राकेश सनोप धर्मवीर सिंह था उनकी डेथ हो चुकी है। उनकी मदर को चोट लगी है और उनके ताऊ जी को भी अच्छी चोट लगी है। वो किसी प्लाट पे लेके उनका छोटा मोटा झगड़ा था, पर ये नहीं पता था कि ये प्लाट का झगड़ा इतना बड़ा रूप ले लेगा। वे पहले से प्लानिंग बनाए हुए थे मारने की और उन्होंने उस पर पहले तो घर गए बता रहे हैं, घर जाके उन्होंने हमला किया। फिर वो गए खेत में उनके साथ इनका झगड़ा हुआ है। उन्होंने चोट मारी धारदार हथियार से, जो चोट इतनी गहरी है कि उनमें से राकेश की तो डेथ ही होगी। और अब बात करेंगे रोहतक की। गेहूं खरीद केंद्रों पर किसानों की मुश्किलें बढ़ी हैं क्योंकि मंडियों में गेहूं रखने की जगह नहीं है। किसानों को मजबूरन सड़क पर ही अपना गेहूं रखना पड़ रहा है। मदीना में सड़क पर सैकड़े टन गेहूं बिखरा पड़ा है। अचानक से आवक बढ़ने से अव्यवस्था वहां पे पनप उठी। गेहूं खरीद केंद्रों पर किसानों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। मंडियों में गेहूं रखने की कोई भी जगह नहीं है। किसानों को मजबूरन अपनी जो गेहूं की फसल है उसको सड़क पर रखना पड़ रहा है। तो रोहतक की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो किसान हैं मंडियों में अपनी फसल को लेकर पहुंचे, उनको अपनी फसल सड़कों पर ही रखनी पड़ रही है क्योंकि मंडियों के अंदर फसल रखने की जगह नहीं है। मेरे साथ मेरे सहयोगी धीरेन्द्र फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्या कुछ प्रोविजन गवर्नमेंट की तरफ से किए गए?
देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि पिछले दिनों जो बेमौसमी बारिश आई थी, तो उसकी वजह से गेहूं की फसल भीग गई थी और उसकी कारण जो खरीद है वो धीमी पड़ गई थी, क्योंकि गेहूं में नमी की मात्रा ज्यादा होने के चलते उनको एजेंसियों ने खरीदा नहीं था और पीछे से नया गेहूं और आना शुरू हो गया और वो जो प्रेशर है मंडियों के ऊपर इतना ज्यादा हो गया कि मंडियां पूरी तरह से फुल हो गई। और जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये जो खरीद केंद्र बनाए गए हैं सरकार की तरफ से मंडियों के अलावा, तो ये उन खरीद केंद्रों की तस्वीरें हैं जहां पर किसान अपना गेहूं लेके आते हैं और वहां पर पर्याप्त जगह नहीं होने के चलते उनको सड़कों पर अपना गेहूं रखना पड़ रहा है, स्कूलों के अंदर अपना गेहूं रखना पड़ रहा है। तो किसानों की दिक्कतें हैं। उनका ये कहना है कि सरकार को जल्द खरीद करके इसका उठान करना चाहिए, ताकि और क्योंकि अभी जल्द इसका उठान नहीं हुआ तो नया प्रेशर और आएगा, क्योंकि नया गेहूं और आएगा मंडी के अंदर, जगह पहले से ही नहीं है। तो ये दिक्कतें किसानों को हो रही है और जो रात के वक्त जो आवारा पशु होते हैं उनकी भी दिक्कतें होती है, क्योंकि वो भी मंडियों में पहुंच जाते हैं। तो गेहूं की रखवाली भी एक बड़ी चुनौती इनके लिए बन चुकी है। जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र हमें पूरी जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में छोटे भाई ने ही अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। ईंट से मार मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया। शराब के पैसे मांगने पर ईंट से ये हमला अटैक किया गया। चोट लगने से गुरनाम सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने गुरमेल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कुरुक्षेत्र में एक छोटे भाई ने ही अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। ईंट से मार मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया। शराब के पैसे मांगने पर ईंट से ही अटैक हमला किया गया। चोट लगने से गुरनाम सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। छोटा भाई था जी मेरा, दारू पी रहा था जी, और बड़े भाई वजह पैसे मांग रहे थे दारू वास्ता। उन्होंने मना करने से ऊपर छत पर चढ़ कर उसका इंटा मारी, मेरे भाई ने मारी। गुरमेल है जी। क्या कोई पुरानी लड़ाई ना जी? ना, कोई पहले भी इकट्ठे भी पीले करते जी बेटा, कोई रोड़ा नहीं, किसी का पैसे का कोई रोड़ा नहीं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फरीदाबाद की। फरीदाबाद में एक बॉयफ्रेंड की पिटाई का मामला सामने आया है। युवक के खिलाफ दुष्कर्म का केस भी दर्ज किया जा चुका है। प्रेमी के साथ 7 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में ये महिला रही थी, तो कोर्ट में महिला के बयान के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। पिटाई में युवक के शरीर में 13 फ्रैक्चर्स आए थे। महिला के रिश्तेदारों ने युवक की जबरदस्त पिटाई की। थाना वो महिला थाना नैटी में एक शिकायत दी गई पीछा करने के पीड़ित की वजह, तो उस मामले में गुलशन के खिलाफ थाना वमन नैटी में पीछा करने के सेक्शन के अंदर मामला दर्ज कर लिया गया। तो अनुसंधान के दौरान जब महिला के बयान न्यायालय में कलमबंद कराए गए, तो उसमें उसके द्वारा दुष्कर्म का भी आरोप लगाया गया। तो मामले में दुष्कर्म के सेक्शंस भी इजाद कर ली गई है। मामला अनुसंधान